हेलो एवरीबॉडी, मैं नितेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लीगल बाबा। सो टुडे वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट द लीगल टॉपिक्स रिलेटेड टू लॉ एंड द लीगल डेफिनेशन दैट आर यूज्ड इन द लीगल डिक्शनरी। So let's start the video and know what are the legal terminology related to law. So first one is the ad idem. What it's pronounced is ad idem. So it's the meaning of ad idem is the meeting of the minds. What it says? Meeting of the minds. यानी एक दूसरे के mind का मिलना. So if two parties to a contract understand the terms and conditions of a contract in the same manner, then it is said that the parties are an idiom on the terms and conditions. तो अगर कोई दो पार्टी होंगे और किसके लिए एग्री होंगे टू अ कॉन्ट्रैक्ट and understand the terms and conditions. So, जो terms and conditions that are being written over there on a contract in the same manner, then it is said that the parties are an idiom. तो वो उसको parties को क्या कहेंगे? जो contract का terms and conditions जानेगा उसको ad idiom कहेंगे. On the terms and conditions, such meeting of mind is essential to a valid contract. तो ये क्या होगा? Essential element है किसके लिए? एक valid contract के लिए. For example, अगर कोई पार्टी किसी भी डॉक्यूमेंट्स को क्या करेगा, अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करेगा, देन बोथ द पार्टीज एग्रीज एंड बोथ द पार्टीज एग्रीज टू द टर्म्स एंड कंडीशन दैट आर बीइंग मेंशन्ड एज एन इडियम. Now, second one is the ad interim. So, what it means? Interim is a Latin term which means in the meantime. What it says? It says that it is in meantime. यानी कि समय अवधि के दौरान. For example, when a main officer is absent or incapable of carrying out his her responsibilities, another officer may be deputed to discharge the duties of the main officer. In such situation, it can be said an officer is appointed as ad interim. तो ये क्या होगा? मीन टाइम में क्या हो गया था कि अगर कोई ऑफिसर क्या हो गया था? एब्सेंट हो गया था, ही इज एब्सेंट और सी इज एब्सेंट, और क्या हो गया था? इनकैपेबल ऑफ कैरिंग आउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो क्या हो गया था? वो मतलब कैपेबल थे ही नहीं, उनमें योग्यता थी ही नहीं कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी आउट करे, उनका संचालन करे. एंड अनदर ऑफिसर में बी डिप्यूटेड टू डिस्चार्ज द ड्यूटीज. तो एक दूसरे ऑफिसर को क्या किया? वहां पे अपॉइंट किया उसके डिस्चार्ज करने के लिए क्या? ड्यूटीज को of the main officer. In such situation, it can be said an officer is appointed as ad interim. तो वैसे ऑफिसर जो अपॉइंट होंगे उसे कहेंगे ad interim. Now, next one is the adjourn sign die. So, adjournment sign die is a Latin phrase which means without assigning a day for a further meeting or hearing. तो यहाँ पे कहता है इसका लेटिन फ्रेज है. कैसा फ्रेज है? लेटिन फ्रेज है. विदाउट असाइनिंग अ डे फॉर अ फर्दर मीटिंग और हियरिंग. तो एक भी कोई डे अगला नहीं असाइन होगा. किसके लिए? मीटिंग के लिए या फिर सुनवाई के लिए या हियरिंग के लिए. तो कैसे होगा? चलिए देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टू एडजर्न एन असेंबली साइन डाई मीन्स टू एडजर्न द असेंबली फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड. तो अगर एडजर्न एन असेंबली का अगर बात होता है तो ये क्या होता है कि एडजर्नमेंट होता है साइन डाई में. कैसा? तो इनडेफिनिटली पीरियड के लिए, मतलब कितने निर्धारित वो समय नहीं होता है. So in the US, adjournment sign die is an adjournment till the next session of the Congress. तो US में इसका मतलब क्या होता है कि adjournment होता है साइन डाई के अंतर्गत, लेकिन कैसा सेशन adjournment होता है? तो adjournment till the next session of the Congress. तो नया सेशन जब तक नहीं आएगा कांग्रेस का तब तक वो क्या होगा? adjournment sign die. सो द कोर्ट में ऑल्सो एडजर्न अ पर्टिकुलर मैटर साइन डाई. तो कोर्ट में भी हम लोग इसको यूज करते हैं. कब यूज करते हैं? तो एडजर्नमेंट पर्टिकुलर मैटर साइन डाई. तो कोई मैटर होगा और पर्टिकुलर मैटर के लिए साइन डाई एडजर्नमेंट होता है. इट मीन्स दैट द मैटर इज स्टेड परमानेंटली. तो वो बहुत दिनों के लिए परमानेंटली क्या होता है? उस मैटर पे स्टे लग जाता है. For example, if a case is started with the wrong procedure, the judge can adjourn the matter signed die so that the party can choose the action again with the right प्रोसीड्योर. तो अगर कोई चीज केस स्टार्ट होता है लेकिन उसका प्रोसीड्योर कैसा होता है? रॉन्ग प्रोसीड्योर से स्टार्ट होता है, तो जज क्या करेंगे? द जज कैन एडजर्न द मैटर साइन डाई. तो मैटर को क्या करेंगे? एडजर्न कर देंगे साइन डाई. मतलब कि वो क्या करेंगे कि इनडेफिनिटली वो उसको एडजर्न कर देंगे और स्टेट परमानेंटली कर देंगे. सो द पार्टी कैन चूज द एक्शन अगेंस्ट विद द राइट प्रोसीड्योर. तो राइट प्रोसीड्योर को अपनाकर फिर वहां पे एक्शन लिया जा सकता है. तो कोर्ट के पास भी पावर है और यूएस एडजर्नमेंट जो होता था कांग्रेस के पास में वो भी पावर है. तो दोनों में एडजर्न साइन डाई का यूज होता है. नाउ नेक्स्ट वन इज द ad valorem. So the term ad valorem is derived from the Latin ad valentellum meaning to the value. तो इसका मतलब क्या होता है? ad valentellum का मतलब होता है to the वैल्यू. कितना उसका अनुमान लगाया जाता है, कितने पैसे की चीज होती है, कितने अमाउंट का होता है, कोई भी प्रॉपर्टी का वैल्यू लगता है. तो इन सब चीजों में उसका वैल्यू एड वैलोरम के थ्रू लगता है.
सो इट इज कॉमनली अप्लाई टू अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। तो वो कैसा टैक्स होगा? तो एक टैक्स होगा जो कि इम्पोज होता है वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी पर। सो रियल प्रॉपर्टी टैक्सेस दैट आर इम्पोज्ड बाय द स्टेट, काउंटीज एंड सिटीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वेलरम टैक्स। तो क्या है कि रियल प्रॉपर्टी टैक्स जो लगाते हैं, कौन लगाते हैं? या तो स्टेट लगाएगा, या तो कंट्रीज लगाएंगे, या तो सिटीज लगाएगा। और ये एक मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एड वेलरम टैक्स होता है जो कि स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी पे लगता है। सो एड वेलरम टैक्सेस कैन हाउएवर बी इम्पोज्ड अपॉन द पर्सनल प्रॉपर्टी। तो ये क्या हो सकते हैं? पर्सनल प्रॉपर्टी पे भी लग सकते हैं, आपके घर पे भी लग सकते हैं। कैसे टैक्स? एड वेलरम टैक्स। या आपके गाड़ी पे लग सकते हैं, या कुछ ऐसे चीजों पे जिसका कुछ वैल्यू होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ मोटर व्हीकल टैक्स में बी इम्पोज्ड अपॉन अ पर्सनल प्रॉपर्टी सच एज एन ऑटोमोबाइल। तो मोटर व्हीकल टैक्स क्या होगा? आप पे इम्पोज किया जाएगा। किस पे? ऑटोमोबाइल पे। तो जब आप गाड़ी खरीदते हैं और जब गाड़ी निकालते हैं शोरूम से, तो वहां पे भी एड वैलोरम का टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। So an article of commerce may be subjected to an ad valorem tax in proportion to its value। तो कोई भी आर्टिकल अगर कॉमर्स से खरीदते हैं, आपने देखा होगा ऑनलाइन साइट्स पे आप जाते हैं और वहाँ पे कोई चीज़ खरीदते हैं तो एड वैलोरम टैक्स वहाँ पे जुड़ा होता है उस चीज़ के साथ में, और उसके बाद वो बिल बनता है। तो जितना भी वैल्यू है उसके अनुसार उसका टैक्स देना पड़ता है। विच इज डिटरमाइंड बाय असेसमेंट अप्रेजल। ड्यूटीज टैक्सेस ऑन गुड्स इंपोर्टेड और ब्रॉट इन टू द कंट्री into this country from a foreign country are either a valorum or a specific। तो अगर कोई भी ड्यूटीज होगा, कोई भी टैक्स होगा गुड्स पर, अगर क्या होगा वो लगा होगा, या तो इंपोर्ट हुआ होगा बाहर कंट्री से यहाँ पे आ रहा होगा, या तो एक्सपोर्ट हो रहा होगा इस कंट्री से बाहर पे जा रहा होगा कोई फॉरेन कंट्री में, तो वहां पे एड वैलोरम टैक्स भी हो सकता है या स्पेसिफिक टैक्स कुछ होगा, तो वो भी सरकार लगा सकती है। So an ad valorem duty is one of the form of a percentage of the value of the property, unlike a specific duty that is fixed sum imposed on each article of a class, such as all Swiss wristwatches, regardless of their individual वैल्यूज। तो यहाँ पे कहता है एक तरह का परसेंटेज फॉर्म में होता है ये वैल्यू, और क्या होता है कोई भी प्रॉपर्टी पे लगता है, और ये एक टाइप का कैसा है? स्पेसिफिक ड्यूटी है जो फिक्स्ड होता है, कुछ इम्पोज किया जाता है आर्टिकल्स ऑफ अ क्लास। जैसे कि अगर स्विस रिस्ट वॉचेस का कहेंगे तो 25 से 30 लाख की वो वॉच आती है, तो उसमें भी क्या होता है? स्पेसिफिक वो प्रॉपर्टी में एड वैलोरम टैक्स लगता है, रिगार्डलेस ऑफ देयर इंडिविजुअल वैल्यूज। तो कितना इंडिविजुअल वैल्यू उससे कोई मतलब नहीं है, उस पर क्या होगा? टैक्स इम्पोज्ड होगा। और कैसे टैक्स इम्पोज होंगे? तो एड वैलोरम टैक्स इम्पोज्ड होगा। सो दिस इज अबाउट द एड वैलोरम टैक्स। Now next one is the Agnet. So Agnet says that it is related to the Hindu Succession Act of 1956। किससे रिलेट कर रहा है? तो हिंदू सक्सेशन एक्ट से। तो इसका मतलब क्या होता है? सो एग्नेट मीन्स अ पर्सन रिलेटेड टू होली थ्रू द मेल्स आइदर बाय ब्लड और बाय अडॉप्शन। तो वो कैसा होगा? एग्नेट मतलब एक पर्सन किससे रिलेटेड होगा? तो आइदर वो, ये तो इतना क्लियर है कि होली थ्रू मेल्स, मेल्स से रिलेट करेगा। किससे रिलेट करेगा? मेल से। कैसे रिलेट करेगा? तो बाय ब्लड रिलेट कर सकता है, या तो उसको अडॉप्ट किए होंगे तो भी वो चलेगा, एग्नेट का मतलब। सो द एग्नेटिक रिलेशन में बी अ मेल और अ फीमेल। तो एग्नेटिक रिलेशन कैसा हो सकता है? एक मेल का भी हो सकता है, बाय फीमेल का भी हो सकता है। और कैसे रिलेशन से होंगे? बाय ब्लड और बाय एडॉप्शन। ये दोनों तरीके से एग्नेट काम करता है। और किसके लिए होता है? हिंदू सक्सेशन एक्ट, यानी कि कोई प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड कोई काम होगा तो उसमें बाय ब्लड हम लोग देखेंगे या एडॉप्शन देखेंगे, और उसके बाद वो प्रॉपर्टी का सक्सेशन दिया जाता है। और किसके अंतर्गत दिया जाता है? तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत एग्नेट का प्रयोग किया जाता है। नाउ एलिमोनी। Alimony means, the definition of alimony is money paid to either a husband or a wife after divorce by court order in order to allow the recipient to maintain the lifestyle they had during the marriage। तो alimony का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मनी पेड क्या होगा? पैसे दे होंगे किसको? either to the husband or to the wife आफ्टर डिवोर्स। जब वो क्या करेंगे? आपस में डिवोर्स ले लेंगे तो क्या होगा? तलाक लेने के बाद में बाय कोर्ट ऑर्डर। किसके ऑर्डर से? कोर्ट ऑर्डर से। इन ऑर्डर टू अलाउ द रेसिपिएंट टू मेंटेन अ लाइफ स्टाइल दे हैड ड्यूरिंग द मैरिज। तो जैसा लाइफ स्टाइल वो शादी से पहले जी रहे थे, वैसे ही शादी के बाद जीने के लिए जो मनी पेड होगा आइदर टू द हस्बैंड और टू द वाइफ, यही है एलिमोनी। So an example of alimony is when a couple divorces and the court order the ex-husband to send a check to his wife each month। तो वहां पे क्या कहेगा? अगर एक वाइफ अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेती है तो कोर्ट उसको ऑर्डर दे सकता है कि आप इतने सम ऑफ मनी बाय चेक उसको पे करें और हर मंथ पे करें। दैट इज कॉल्ड द एलिमोनी। Now next one is the animus possidendi। So animus possidendi is the meaning that says that it is the possidendi or the subjective element in the position,
is the intention to appropriate to oneself the exclusive use of the possessed. तो यहाँ पे कहता है कि एनिमस पॉसिडेंडी का मतलब होता है एक तरह का सब्जेक्टिव एलिमेंट है. कैसा एलिमेंट है? सब्जेक्टिव, बहुत ही विस्तृत तरह का कण है, मतलब एलिमेंट है. इन पोजीशन इन द इंटेंशन टू अप्रोप्रिएट टू वन सेल्फ. तो किसके पोजीशन में? तो पोजीशन इन द इंटेंशन, अपने आप से. किसके लिए? तो अप्रोप्रिएट टू वन सेल्फ, अपने आप से अपने लिए क्या है? एक तरह का सब्जेक्टिव एलिमेंट है. और किसके लिए है? तो अपने आधिकारिक क्षेत्र के लिए है. द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ दिस थिंग पोजेस्ड. तो अगर वो कोई चीज पोजेस कर रहा है अपने हाथ में तो उसके लिए एक तरह का क्या है? एनिमस पॉसिडेंडी एक सब्जेक्टिव एलिमेंट बन जाता है. तो चलिए देखते हैं ये सब्जेक्टिव एलिमेंट है क्या. So the animus possidendi in the writing intention of the individual to exclude others from the control of an object. तो अगर आपका क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट है तो ये क्या है? विटिंग इंटेंशन होना चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट और दूसरा उसको कंट्रोल ना करे. उसको कंट्रोल करने का सिर्फ और सिर्फ अधिकार किसका है? जिसके अधिकार में वो पोजीशन है, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस. यहाँ पे इसी का चिरतार्थ करता है. तो चलिए देखते हैं आगे. सो देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ एनिमस पॉसिडेंडी विच हैव टू बी कंसीडर्ड. तो कुछ कुछ एलिमेंट है जिसको क्या करना पड़ेगा? उसको हम लोग को देखना पड़ेगा. सो देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स टू कंसीडर. क्या क्या है? द क्लेम ऑफ द पोजेसर नीड्स टू बी एक्सक्लूसिव. तो जो भी क्लेम करेगा, आपका प्रॉपर्टी है, आपके हक में है, आपके क्षेत्र में है, तो वो क्या होगा? पोजेसर कुछ क्लेम कर सकता है उस प्रॉपर्टी के लिए तो वो एक्सक्लूसिव होगा उसके लिए. So he must aim to exclude the people from the use of the thing possessed. तो वो क्या करेगा? दूसरों को उसका यूज करने के लिए. अब आपकी कार है तो आप दूसरे को यूज करने दोगे? नहीं दोगे. तो वैसे ही अगर कोई चीज आप पोजेस कर रहे हो तो उसका दूसरे को यूज करने का अधिकार नहीं होता है एनिमस पॉसिडेंडी में. सो अ मेयर इंटेंडेड और अ क्लेम टू यूज कैन नॉट अमाउंट द पोजीशन और द मटेरियल थिंग इटसेल्फ. हाउएवर द एक्सक्लूजन नीड टू बी एब्सोल्यूट. तो क्या कहता है कि ये क्लेम और यूज क्या होगा? कैन नॉट अमाउंट टू पोजीशन. तो उसके आधिकारिक क्षेत्र में नहीं आएगा और ये पोजीशन अपने आप में ही रहेगा जिसका वो पोजेस्ड है, यानी कि जो उसका मालिक है. हाउएवर द एक्सक्लूजन नीड टू बी एब्सोल्यूट. लेकिन ऐसा एक्सक्लूजन क्या होना चाहिए? एब्सोल्यूट होना चाहिए, उसके क्षेत्राधिकार में आना चाहिए. एनीवन में पोजेस हिज लैंड notwithstanding the fact that some other body or the public at large possesses a right of way over to it. अगर आपका कोई जमीन है तो इसमें क्या है? दूसरे का अधिकार, या कोई भी पब्लिक हो या प्राइवेट हो, उसको क्या करेगा? उसके अधिकार क्षेत्र से दूर रखेगा. So subject to this right way, the animus possidendi is still a claim to the exclusive use of the control of the land. तो किसके लिए है? कंट्रोल ऑफ द लैंड के लिए एक्सक्लूसिव यूज देता है कि उसके जो भी लैंड होगा, अगर उसका नामांकन उसके अधिकार क्षेत्र में आता है तो उसे कोई दूसरा यूज नहीं करेगा. So the animus possidendi need not to be determined but may be merely general. A general intention with respect to a class or a thing is sufficient if coupled with the necessary physical relation to confer possession of the individual object belonging to that class even though their individual exercises is unknown. तो यहाँ पे animus possidendi क्या करता है? Determine need not to be determined. ये determine करने का जरूरत नहीं है, लेकिन क्या है? merely general condition होता है. और ये general condition क्या है? एक तरह का general intention है. किसके लिए? To respect to a class of things. कोई भी चीज आपके पोजीशन में है, कोई क्लास ऑफ थिंग्स है, इज सफिशिएंट, तो उतना ही जरूरी है. इफ कपल्ड with the necessary physical relation to confirm position of the individual object belonging to that class even their individual exercise is unknown. तो उसको सिर्फ कन्फर्म किया जाता है फिजिकली कि हाँ आपका है कि नहीं, और अगर आपका है तो देयर इज अ पोजीशन एंड द राइट ऑफ यूज ऑफ द एनिमस पॉसिडेंडी अकॉर्डिंग टू इट. यू आर द ओन पोजेसर एंड यू कैन नॉट गिव द राइट टू द अदर proprietor to assign the work related to that particular land. So a fisherman is in position of all the fish secured in his net. तो अगर कोई जाली से पकड़ता है मछली को तो वो फिशरमैन उसका क्या होता है? ओन सोलली राइट होता है उसको बेचने के लिए, उसका पैसा जमा करने के लिए, क्योंकि उसका क्या है? राइट है, उसने जाके मछली को पकड़ा था. Similarly, I possess all the books in my library even though I have forgotten the existence of many of them. तो क्या है कि अगर बुक लाइब्रेरी में मेरा रखा हुआ है और बहुत सारे बुक को मैं नहीं भी पढ़ता हूँ तो भी सारे बुक क्या है? मेरे हैं, किसी और के नहीं होंगे. So that is in my position. So that is said to be as the animus possidendi. Now, approbate and reprobate. So another term is the approbate and the reprobate. So approbate and reprobate means to approve or disapprove. तो इसका मतलब होता है क्या? approve. इसका मतलब क्या हो गया? approve. और इसका मतलब क्या हो गया? disapprove. मतलब कि satisfy नहीं है तो आप इसको क्या कर सकते हैं? disapprove
करते हैं। सो दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम क्वाड एप्रोबो नॉन रिप्रोबो। तो इसका किसका मतलब होता है, एक मैक्सिम है, प्रिंसिपल है जिसको कहते हैं क्वाड एप्रोबो नॉन रिप्रोबो, विच ट्रांसलेट टू दैट विच आई अप्रूव आई कैन नॉट डिसअप्रूव। तो इसको कहते हैं कि मैं अप्रूव करता हूँ, आई कैन नॉट डिसअप्रूव, मैं डिसअप्रूव नहीं करता हूँ। देयरफॉर एन इंडिविजुअल हैज टू आइदर एक्सेप्ट द होल कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर एक्सेट्रा और रिजेक्ट द होल थिंग। तो या तो ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई ऑर्डर होगा पूरा का पूरा एक्सेप्टेंस होना चाहिए, या तो पूरा का पूरा रिजेक्शन होना चाहिए, पार्ट बाय पार्ट में नहीं होना चाहिए। आप प्लिंथ के अगर वीडियो को नहीं देखे तो वहां पे जाएं। कोर्ट क्या करती है, अगर कोई केस को खारिज करना तो पूरी के पूरी तरीके से खारिज करती है, आधा अधूरा नहीं करती है। वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट में होता है, कॉन्ट्रैक्ट में ऑर्डर में या तो पूरा एक्सेप्ट करना होता है या तो पूरा रिजेक्ट करना होता है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि इस पैरा को एक्सेप्ट करेंगे उस पैरा को रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो वन कैन नॉट एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट सर्टेन पार्ट्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन बेनिफिट्स एंड कन्वीनियंस। तो क्लियर है। सो दिस प्रिंसिपल इज क्लोजली लिंक टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। तो ये प्रिंसिपल किस पे काम करता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन पे। आइदर आप अप्रूव करोगे या तो डिसअप्रूव करेगा, बट होली नॉट पार्टली। Next one is the appurtenance. So appurtenance meaning a right, benefit, privilege or improvement that allows for the full use and enjoyment of land that belongs to the owner of dominant state and may be burden a servant state. ठीक है, तो ये कैसा है, एक राइट है, एक बेनिफिट है, एक प्रिविलेज है, मतलब उसका अधिकार है, उसका क्या है, लाभ है और उसका प्रिविलेज है, और इंप्रूवमेंट भी है, दैट अलाउज द फुल यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ लैंड। तो अगर किसी का लैंड है तो उसको पूरा एंजॉयमेंट दिया जाता है, आप घर बनाए, खेती करे, गार्डन बना दे, तालाब बनवाए, जो भी आपका पूरा अधिकार है, दैट बिलोंग्स टू द ओनर, किसके अधिकार क्षेत्र में, ओनर ऑफ अ डोमिनेंट स्टेट। तो डोमिनेंट स्टेट का मतलब क्या हो गया, जो उसके क्षेत्र अधिकार में उसे कोई छीन नहीं सकता। एंड में बर्डन टू अ सर्वियंट स्टेट। तो सर्वियंट स्टेट के अंतर्गत क्या होगा, एक तरह का बर्डन है, क्योंकि आपको पता है जमीन हम लोग क्या करते हैं, टैक्स के रूप में पे करते हैं, यानी कि सरकारी जमीन होती है। अगर वहां तेल निकल गया, अगर वहां कोई चीज और निकल गया तो सरकार क्या करेगी, कोयला निकला तो अधिग्रहण कर सकती है, लेकिन जब तक वो प्रॉपर्टी आपके नाम से रजिस्टर्ड है तब तक उसमें आप डोमिनेंट क्या है, ई स्टेट के मालिक हैं। So in real estate context, this usually seen in the form of an easement apputent. तो रियल एस्टेट कॉन्टेक्स्ट में क्या कहते हैं, यूजुअली सीन इन द फॉर्म ऑफ ईजमेंट एप्यूटेंट, मतलब ईजमेंट के तौर पे इसको देखते हैं, आरामदायक होता है एप्यूटेनेंसेस। So common example of appurtenances are driveways, drainage ditches, fences and right of way. तो ड्राइववेज जो चलने के लिए रोड मिलते हैं, ड्रेनेज डिचेस जो नाली होते हैं, फेंसेस जो घर के बाहर आप लोग क्या करते हैं, फेंस लगाते हैं, राइट ऑफ वे, तो जो भी राइट ऑफ वे है उससे रिलेटेड होता है एप्यूटेनेंसेस। तो ये क्या करता है, फुल यूज एंड एंजॉयमेंट ऑफ द लैंड का पावर देता है, उसके क्षेत्राधिकार में कोई भी हनन नहीं होगा। अगर आप ड्राइववे पे चल रहे हैं तो आपका भी पूरा उतना ही पावर है, उतना ही राइट है जितना और दूसरे का है। किस लिए है, तो ये एक तरह का बेनिफिट है, एक प्रिविलेज है, एक क्या है, इंप्रूवमेंट है आपके जीवन शैली में। Now, authentication. Authentication means it is a testimony by a proper party that a document is what it is purported to be and that the property party attesting to it is qualified to do so. अब क्या है, एक तरह का टेस्टिमोनी है, ऑथेंटिकेशन है। और क्या करेगा, प्रॉपर पार्टी दैट डॉक्यूमेंट। तो किसके लिए ऑथेंटिकेशन है टेस्टिमोनी का, तो एक टाइप का डॉक्यूमेंट है उसके लिए। और किसके लिए है, तो कौन करेगा, तो प्रॉपर पार्टी करेंगे, वो डॉक्यूमेंट का मेकिंग करेंगे। इज व्हाट इट इज purported to be and the party attesting to is qualified to do so. तो अगर ये डॉक्यूमेंट को कोई वैलिड बनाएगा तो वो कैसा होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए इसके काम के लिए। अब क्वालिफाइड होगा तभी ना उस प्रॉपर्टी को, डॉक्यूमेंट को क्या करेगा, वैलिड ठहराएगा। तो उसको अटेस्ट करता है कैसे, सम ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑथेंटिकेशन में इंक्लूड। तो इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस तरह के डॉक्यूमेंट को बनाने में और उसको ऑथेंटिकेट करने में, उसको चलिए देखते हैं। तो पहला होना चाहिए साइन बिफोर अ नोटरी पब्लिक। तो जो भी कोर्ट के पास में नोटरी पब्लिक बैठते हैं वहां से वो पर्टिकुलरली डॉक्यूमेंट को क्या होना चाहिए, फुल साइंड होना चाहिए। जहां जहां जो जो साइन का रिक्वायरमेंट है वो ऑथेंटिकेशन में आता है। सर्टिफाइड बाय द क्लर्क ऑफ अ कोर्ट ऑफ द कंट्री इन विच द डॉक्यूमेंट इज कमीशनड। तो वहां के क्लर्क से क्या होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए, क्लर्क ऑफ द कंट्री, और जो डॉक्यूमेंट जहां पे कमीशन हो रहा है उसके लिए। अब जो भी विभाग से वो डॉक्यूमेंट कमीशन होगा वहां के जो क्या होंगे, क्लर्क होंगे, उसको सर्टिफाई करेंगे। बिना सर्टिफिकेशन के कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं होगा। सो सर्टिफाइड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इन विच द डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड। तो कहाँ सर्टिफाई होगा, तो सर्टिफाई होगा उस स्टेट में, किसके द्वारा, तो सेक्रेटरी के द्वारा उस स्टेट का, इन विच द डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड। तो अगर झारखंड में है तो उसके रामगढ़ में अगर फॉर एग्जाम्पल है तो क्या होगा, वहां पे एग्जीक्यूट किया जाएगा। सो ऑल सील्स एंड सिग्नेचर मस्ट बी ओरिजिनल। और जितने सील्स एंड सिग्नेचर है वो ओरिजिनल होना चाहिए, कोई फर्जी सिग्नेचर सील नहीं होना चाहिए, तब ये एक प्रॉपर ऑथेंटिकेशन
होता है. So the US Constitution Article 4 Section 1 states the full faith and credit shall be given in each state to the public act, record and judicial proceeding of every other state. तो यहाँ पे कहता है US Constitution Article 4 Section 1 यहाँ पे कहता है full faith and credit shall be given in the each state. तो सब full faith और credit किसको दिया जाएगा? each state मतलब जितने भी state है उसको दिया जाएगा. to the public act जितने भी public act है, record है या judicial proceedings है of every other state. तो जितने भी दूसरे state के हैं सबका सब privilege किसको दिया जाएगा? जिस स्टेट में ये होगा उस स्टेट को दिया जाएगा. एंड कांग्रेस में भी इन जनरल लॉज प्रिस्क्राइब द मैनर इन विच सच एक्ट रिकॉर्ड एंड प्रोसीडिंग शैल बी प्रूव्ड एंड इफेक्ट देयर ऑफ. तो जहां पे भी अगर कांग्रेस में बात करते हैं यूएस का तो वहां जनरल लॉज प्रिस्क्राइब किया जाता है किस मैनर में? तो इन सच एक्ट रिकॉर्ड और प्रोसीडिंग विच शैल बी प्रूव. तो प्रूफ करने के लिए एक्ट होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए, प्रोसीडिंग्स होना चाहिए. आई इफेक्ट देयर ऑफ जब से वो इफेक्ट में आया है तब से. तो हर जगह का अपना अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसके अनुसार ऑथेंटिकेशन होता है और वो पर्टिकुलर प्रोसेस में जाकर जो 4 मैंने बताया वो पूरा का पूरा होगा तो वो एक ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट होगा. Now, ab initio. Next term is the ab initio. So, ab initio is a Latin term meaning the form from the beginning. तो कहाँ है शुरुआत से? From the beginning. It refers to the something being the case from the start to form the instant of a certain act was performed. तो शुरुआत से ही कोई एक्ट होगा उसको स्टार्ट के फॉर्म से ही देखेंगे और ये क्या होगा? सर्टेन एक्ट होगा जो कि परफॉर्म होगा यानी कि लागू होगा. सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ में बी वॉइड एब इनिशियो. तो अगर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लॉ के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो अवॉइड एब इनिशियो आता है. वॉइड मतलब कि कोई चीज को रद्द कर देना. सो दिस मीन्स दैट द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी ट्रीटेड एज इनवैलिड. तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा? इनवैलिड ट्रीट किया जाएगा फ्रॉम द मोमेंट दैट इट वाज इंटर्ड इनटू द रेदर देन व्हेन द कोर्ट मेड द डिसीजन टू द मैटर. तो कोर्ट के मैटर से पहले ही अगर ये कॉन्ट्रैक्ट इंटर होता है तो अपने आप में ही इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस वहां पे मेंटेन नहीं होते. तो वॉइड एब इनिशियो वहां पे लागू हो जाता है. इसमें कोर्ट ऑर्डर नहीं देगी, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा. So the effect of a contract being void ab initio is that the contract has no binding power over any of the parties. अब क्या है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा? void ab initio हो जाएगा. तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को कोई भी बाइंडिंग नहीं होगा, कोई बाइंडिंग पावर होगा ही नहीं क्योंकि इनवैलिड हो गया है. तो ये किसी पार्टी पे बाइंड नहीं करेगा और लागू नहीं होगा. So circumstances that may render a contract void ab initio is when a contract is invalid due to common mistake of a material fact or for duress. तो क्या है कि कोई मटेरियल ऑफ फैक्ट के कारण या ड्यूरेस के कारण क्या हो जाएगा? ये कॉमन मिस्टेक के कारण रिजेक्ट हो सकता है, इनवैलिड हो सकता है. तो ये कोई भी पार्टीज पे बाइंड नहीं करेगा. सो फॉर एग्जांपल इफ अ पॉलिसी होल्डर डिसीव्ड एन इंश्योरर अबाउट अ relevant material of fact when purchasing the policy, the insurer contract may be deemed void ab initio. तो कोई एक एग्जांपल में क्या बताया कि जब पॉलिसी होल्डर को डिसीव किया जाएगा किसके द्वारा? एन इंश्योरर अबाउट अ रिलेवेंट मटेरियल. तो कुछ तथ्य छुपाए जा सकते हैं और क्या है? परचेजिंग ऑफ द पॉलिसी के दौरान या कुछ बताए नहीं जाते हैं. उसके बाद क्या होता है? द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में भी डीम एब इनिशियो. तो वॉइड एब इनिशियो कब लागू होगा? जब वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होगा? फर्जी तरीके से दिया जाएगा या कुछ छुपा के दिया जाएगा जो कि अगले पार्टी को पता नहीं होगा. तो यहाँ पे एब इनिशियो का टर्म यूज करेंगे लेकिन उसके आगे क्या लगा देंगे? वॉइड, यानी कि ये लागू नहीं होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा फ्रॉम द बिगनिंग, यानी कि शुरुआत से ही इसमें कोई ना कोई गलती थी, कोई ना कोई मिस्टेक था जिसके कारण वॉइड एब इनिशियो हो गया. So this is all about the today's video. In next part we will learn more terms related to legal topics. If you like my video, please share and subscribe my channel. Thank you.